नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं योगेंद्र टाइम्स पर। दोस्तों, एक बार फिर से हम हिस्ट्री की क्विज लेकर आए हैं और अभी तक हम 100 से अधिक प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो धीरे धीरे करके आपने देखा होगा किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर को आइडेंटिकल रूप से आप दे सकते हैं और निश्चित नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है, जिन्हें हम कहते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए जिसमें भी आप देने जा रहे हैं। इतिहास के तहत जीएस का एक पोर्शन सुनिश्चित है जिसमें इतिहास के प्रश्न अवसंभावी रूप से पूछे ही जाते हैं। खास करके यूपी पीसीएस, आरओ, टीजीटी, पीजीटी जैसी सब परीक्षाओं में तो इतिहास का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आइए शुरू करते हैं। आज 121वां प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? ऑप्शन ए गुप्त काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बाल विवाह की प्रथा दोस्तों आरंभ हुई थी गुप्त काल में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। बाल विवाह अर्थात कि छोटी उम्र में ही बच्चों का विवाह कर देना, खास करके बच्चियों का, और बाद में आप देखते हैं कुरीति के रूप में ये हमारे समाज में व्याप्त हो गए, जिसे हम रूढ़िवादिता कहते हैं। तो इन्हीं सभी प्रथाओं का आज़ादी के क्रम में आप देखते हैं धीरे धीरे समापन किया गया विभिन्न अधिनियमों के द्वारा, जिनसे संबंधित हमने डिस्कशन अपने एक सेशन में किया था। सभी अधिनियमों के बारे में वहाँ पे आपको बताया था। तो अगर उसको नहीं देखा है आपने तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाएं और हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस सेशन को आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सोने के सर्वाधिक सिक्के पूछ रहा है। ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी हर्षवर्धन के काल में। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इस बात को याद रखिएगा, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय इंडो ग्रीक यूनानियों को दिया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाणों को दिया जाता है, और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय गुप्त को दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार पूछते हैं, इसलिए इसको आप आसानी से दिमाग में रख सकते हैं। 3 लाइनें हैं, लेकिन एक साथ जब हमें मिलती हैं तभी हमारे माइंड में ये अच्छे से सेट हो पाती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? कविराज ऐसे कवियों में जो राज करता हो, जो कवियों में श्रेष्ठ हो। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। हर्षेड जो कि इनके सेनापति थे, इन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति जो कि वहाँ पे स्थापित है, प्रशंसा में कहा बताया है कि इन्होंने कि ये कविताएं लिखते थे। तो कविराज, गिटार का भी बहुत अच्छा वादक था ये समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन के सभी युद्धों को जीता था, इस बात को याद रखिएगा, जबकि नेपोलियन अपने जीवन के सभी युद्धों को नहीं जीत सका था। लेकिन चूंकि हमारे ऊपर बाहरी शक्तियों ने शासन किया है, इसीलिए हम अपने महान व्यक्तियों की तुलना में भी उन्हीं लोगों से करते हैं जिन्होंने हमारे पर शासन किया। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कह रहे गुप्त काल किस लिए फेमस था? ऑप्शन ए है साम्राज्यवाद, ऑप्शन बी है कला एवं स्थापत्य, ऑप्शन सी है राजस्व एवं भूमिकर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो याद रखिएगा गुप्त राजवंश के प्रसिद्धि के पीछे जो कारण है वो उसकी कला एवं संस्कृति है, इस बात को याद रखिएगा। खास करके स्थापत्य के क्षेत्र में आप देखिए जो आधुनिक मंदिर निर्माण की हम परंपरा देखते हैं, जिनमें स्तंभों का प्रयोग करके मंदिरों को बनाया जाता है, ये हमें गुप्त काल से ही बनने की जानकारी मिलती है। पहले ऐसे मंदिर नहीं बनाए जाते थे। पहले मंदिरों की छत जो होती थी वो सपाट हुआ करती थी, ऊपर से समतल हुआ करती थी। अब क्या होता है, शिखर बना दिए जाते हैं बाद में। हालांकि मंदिरों की आप 3 शैलियाँ देखते हैं, नागर, वेसर और द्रविड़ शैलियों को भी देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी कदम, ऑप्शन सी चोल एवं ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, मुजरिस जो संबंधित था चेरों से संबंधित था। इसको साउथ का जब हम कभी जो है स्टेट वाइज जो डिवीजन हुआ है उनको पढ़ेंगे तो आप चोल, चेर और पांड्य के बारे में हम पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो मुजरिस संबंधित है चेर से, कहीं न कहीं आएगा, आप आगे इस पर हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्विज में भी आप देखेंगे तो कई क्वेश्चन रखे गए हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी घटोत्कच, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई। याद रखिएगा
पिछली क्विज में हमने एक बार चर्चा किया था, इसी तरीके का प्रश्न पूछा था, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो उसमें ऑप्शन में श्रीगुप्त नहीं दिया था, चंद्रगुप्त दिया था, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे श्रीगुप्त दिया, तो हमने वहीं पे बताया था कि इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई, परंतु अगर ये दोनों नहीं रहते तो चंद्रगुप्त पर हम प्रेफरेंस देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, श्रीगुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं, कह रहे गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी, अर्थात गुप्त शासक किस भाषा में काम करते थे। ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी प्राकृत। याद रखिएगा पाली एवं प्राकृत भाषाएं जीवंत थी, इसमें चर्चा में थी, आम जनमानस की बोलचाल की भाषा थी, परंतु जो शासक थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। सर्व सुलभ भाषा इसे बनाने का प्रयास किया गया। संस्कृत में ही आप देखते हैं अनेक इस समय रचनाओं को लाया जा रहा है समाज के बीच में, और इनके आप देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में तो कवि श्रेष्ठ एक से बढ़कर एक कवि और लेखक रहे हैं, जिन्होंने विभिन्न रचनाओं की रचना की है, जिन्होंने विभिन्न किताबों पुस्तकों की रचना की है, जिनका भारत के सांस्कृतिक इतिहास में अमूर्त स्थान प्राप्त है। तो गुप्त शासकों की शासकीय भाषा क्या थी, संस्कृत थी। आगे बढ़ते हैं, करें प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। देखिएगा सामान्यतः जो हम लिखते हैं बाएं से दाएं लिखते हैं, परंतु कह रहे हैं कौन सी ऐसी लिपि है जो दाएं से बाएं उल्टी लिखी जा रही है। ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन बी नंदनागरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं वो लिखी जाती है। खास करके इस सेगमेंट में हम देखते हैं कि सिंधु जो कल्चर में लिपि हमें प्राप्त हुई, जिसे हम बुस्ट्रा पैटर्न शैली में कही गई लिपि कहते हैं या गोमूत्रिका शैली में लिखी गई लिपि कहते हैं, उसमें भी इस तरीके से दाएं से बाएं और पहली पंक्ति में लेखन कार्य हमें मिलता है। हालांकि सिंधु कल्चर में आप देखेंगे कि प्रतीक चिन्हों का विभिन्न प्रयोग किया गया है, और सिंधु कल्चर की लिपि को, सिंधु सभ्यता की लिपि को, सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं, विद्वान उसको पढ़ नहीं सके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी सोन नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन सी गुफाओं के शैलचित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों भीमबेटका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछता है, बहुत ही ज़्यादा पूछता है, इसको याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ये मत सोचिए कोई ये क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछे जाते रहते हैं। और आप पीसीएस के एग्जाम में देखेंगे लगभग 65% वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीधे उठा लेता है घटना चक्र से, सीधे का सीधे वही प्रश्न। अगर आप सॉल्व करके गए तो 65% पर ही आप पास आउट हो जाएंगे, और 65% ही मेंस पे कर देंगे तो आप टॉप कर जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी गुफाओं के शैलचित्र के लिए। याद रखिएगा भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। ये भी पूछा है कहाँ स्थित है, रायसेन में भी ऑप्शन दिया है, मध्य प्रदेश भी पूछा है, किसके लिए है ये भी पूछा है, और सबसे पुराना कौन है ये भी पूछा। सबसे पुराना शैलचित्र का उदाहरण भी भीमबेटका की गुफाओं से ही मिलता है। इसमें इतने स्पष्ट चित्र बनाए गए हैं, आज भी उनको आसानी के साथ देखा जा सकता है कौन सा चित्र ये बना हुआ है। कई चित्र मिट गए हैं हालांकि, चूंकि इतने लंबे समय से बनी हुई हैं, हजारों साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी जो चित्र दिखाई देते हैं स्पष्ट दिखाई देते हैं किस चीज़ के चित्र हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। ऑप्शन ए है परिषद, ऑप्शन बी मणिग्राम, ऑप्शन सी अष्टदिग्गज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होगा मणिग्राम। ये भारत के व्यापारियों से संबंधित है। इसमें प्राचीन व्यापारियों का एक समूह होता था। आप देखते हैं व्यापारियों से संबंधित सार्थवाह कहा जाता था। कई लोग मिलकर, सैकड़ों की संख्या में लोग मिलकर क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। चूंकि दूरी तय करनी होती थी और सुरक्षा व्यवस्था का उतना इंतजाम सरकार द्वारा या शासन द्वारा या राजा द्वारा उस समय नहीं किया जा सकता था जैसे आज आपको दिक्कत होती है 112 नंबर आप डायल करेंगे तुरंत आपको पुलिस मिलेगी। ये हमारे कल्याणकारी राज्य की स्थापना में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो पहले उतने कल्याणकारी राजा नहीं हुआ करते थे। कल्याणकारी उनकी नीतियां हुआ करते थे, परंतु चूंकि उनके पास संसाधनों का उतना अच्छा उन्नत स्रोत नहीं था, इसलिए वो उस तरीके की नीतियों को लागू करने में अक्षम साबित होते थे। तो आज के यही लोकतंत्र की हमारी विशेष क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे पहला अनाज कौन सा था। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है बाजरा, ऑप्शन डी है जौ। तो इसको याद रखिएगा, मानव द्वारा प्रयुक्त पहला अनाज जौ है, जिसको मेसोपोटामिया कल्चर में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जानकारी मिली है। सबसे पहले जौ का प्रयोग हुआ और हमारे वैदिक काल में तो जौ को यौ कहा गया। हम वहाँ से भी देखेंगे तो यही हमें जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज जौ है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था।
एकदम फैक्चुअल है। ऑप्शन ए है राज्यवर्धन, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है भास, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। इसको आप याद रखिएगा। हर्षवर्धन बहुत दांती राजा था। मैंने इसको पिछले सेशन में आपकी चर्चा की थी कि हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है, क्योंकि प्रयागराज में होने वाले संभावित कुंभ में जाकर जो है अपने सभी संपत्ति का दान कर देता था और अपने बहन से एक वस्त्र मात्र लेकर पहन करके उसी को धारण करके पुनर् जो है प्रजा की सेवा के लिए निकल जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए है सारनाथ में, ऑप्शन बी है कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी है वैशाली में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध द्वारा आनंद के बार बार कहने पर जो है, हालांकि बाद में इस संघ में आप देखेंगे महिलाओं को भी एंट्री की जाती है। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना सबसे पहले देखेंगे वैशाली में की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। वैशाली में की गई महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे वो भी कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इसको आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए थे, उसके बाद राजगिरी में दिए थे, उसके बाद वैशाली में दिए थे। तो वैशाली में ही स्थापना भी की थी, इस बात को भी याद रखिएगा। और वैशाली में ही बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति भी दी थी। और संघ में प्रवेश पाने वाली पहली जो महिला थी, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। और संघ की जो महिला प्रमुख बनने वाली पहली महिला थी, वो थी विशाखा। इसको आप याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी सारनाथ। तो याद रखिएगा सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने जहाँ सबसे पहले गए थे वो शिक्षा लेने के लिए सारनाथ में गए थे। 5 ब्राह्मणों के साथ वो तपस्या कर रहे थे वहीं पर, और वहीं पर वो सबसे पहले आकर उन्हीं 5 ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी होगा, सारनाथ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? सबसे सामान्यतः तो कई राजाओं के शासनकाल में दिए हैं, लेकिन ये मुख्यतः पूछ रहे हैं कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने किसके समय उपदेशों को दिया है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अकबर एंड ऑप्शन डी बिंबिसार। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। बिंबिसार के समय में गौतम बुद्ध द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश भी दिए गए थे। बिंबिसार को कहा जाता है इनके मित्र बाद में अजातशत्रु से भी बहुत ज़्यादा घनिष्ठता इनकी हो जाती है। तो इस तरीके से आज की क्विज आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ प्रश्नों को बार बार देखें, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। आपके सुझाव क्या हैं इससे भी हमें आप अवगत करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।